चलो जी, ग्रैंड रिवीजन सेशन चैप्टर नंबर 3, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। इसके अंदर सबसे पहले मुझसे बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अंदर सबसे पहले आपसे बात की जा रही है वाइड एग्रीमेंट्स की, कि वाइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस, प्रॉमिस में डलती है कंसिडरेशन, ये क्या बन जाता है? अग्रीमेंट। लेकिन वो कह रहा है ये अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, ये कॉन्ट्रैक्ट बनने की स्टेज तक जा ही नहीं पाता, ये अग्रीमेंट वाइड ही होता है, यानी कि इसके अंदर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी। जैसे कि कोई बैंड सब्सटेंस या हार्मफुल सब्सटेंस बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करना, अग्रीमेंट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं, अग्रीमेंट करना क्या है? वाइड एग्रीमेंट है। ठीक है, कहता है ये अहम बात नोट करने की ज़रूरत है कि वाइड एग्रीमेंट एक वाइड एब इनिशियो होता है। वाइड एब इनिशियो का मतलब होता है दैट इज़ वाइड फ्रॉम दी बिगनिंग। हाँ, सारे इलीगल एग्रीमेंट वाइड एब इनिशियो होते हैं। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है। कह रहा है एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट है, ओके की रिपोर्ट है, बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट है, ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट है, चंगा कॉन्ट्रैक्ट है। क्या? चंगा पलासी। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जैसे मैंने कहा कि क्या तुम्हें मैं कैलकुलेटर बेचना चाहता हूँ, 1000 रुपये का खरीदोगे? तुमने कहा हाँ खरीदूंगा। ठीक है, तो ये क्या है? बोलो। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बात समझ आ रही है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जैसे कि यहाँ पे एक गाड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, सुजुकी मैरान 2008 का मॉडल, 4.5 लाख रुपए का। अगर अमजद रिफ्यूज़ करता है कार डिलीवर करने के लिए, तो हबीब क्या करता है? सू कर सकता है, या दूसरा बंदा भी सू कर सकता है अगर गाड़ी नहीं दी, पैसे नहीं दिए। ये क्या है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी शामिल है। बात समझ आ रही है? चलो अगला, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वाइड के साथ क्या लगा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। वाइड का मतलब क्या है? फारिग, नल, ख़त्म। अच्छा, यानी कि एक नाकाम, चलो अच्छी बात है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि नाकाम कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अभी हो गया है, कभी किसी ज़माने में वैलिड भी हुआ करता था। ठीक है, हाँ, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी ज़माने में वैलिड था, लेकिन अब क्या है? अब वॉइड हो गया है। हो सकता है कि पहले के ज़माने में जो है ना, वो ब्लैक लेबल जो है जायज़ हो। मैंने हसन फुरकान से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं तुम्हें ब्लैक लेबल की 10 बोतल्स तुम्हारे घर पे डिलीवर करूँगा और तुमसे पैसे ले जाऊँगा 20,000 रुपये पर बोतल। ठीक है, तो 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा, डन। अब जैसे ही मैंने माल तो मंगवा लिया, ब्लैक लेबल क्या है बेटा? एक शराब की बोतल है। अब समझाने के लिए बताना पड़ रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ वाइड हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया? मैंने बोतल रख ली। अब मैं हसन फुरकान के पास डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ। इतने में मुझे पता चल गया कि हुकूमत ने जो ये बैंड सब्सटेंसेस हैं, ये शराब है या कोई भी चीज़ है, इसकी सेल परचेज़ पे पाबंदी लगा दी है। अब कोई भी किसी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट करे हुए भी थे तो वो अब वाइड हो जाएंगे, अब वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। और अगर कर भी लिया और अगर किसी ने पेमेंट नहीं की, कोई भाग गया, तो कोर्ट ऑफ लॉ में इसके बारे में कोई केस नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया है? कानूनी तौर पर बैन हो गया है विथ इमीडिएट इफेक्ट। क्या देख के असर होनी चाहिए मोबाइल में? इंसान बन जाओ। चलो, बात समझ आ रही है? अच्छा यार, तुम लोग आपस में नहीं लड़ो, सवाबाजी। आपके बहुत शुक्रिया, आपकी इतनी रिस्पेक्ट है। वो कह रही हैं कि आप टीचर इतने मजाक अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है ना वो सब उनकी इज्जत करो। उनसे बोलता है बदतमीजी किसने की? ठीक है, तो वो आपस में लड़कियाँ लड़ रही हैं कमेंट सेक्शन में। तो नहीं, बाल वाली नोच रही हैं, ऑनलाइन है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लो यार, अब चिल करो, सब चिल करो। ओके, वो कह रहे हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स टू सप्लाई गुड्स टू अनदर कंट्री बिफोर डिलीवरी, द गवर्नमेंट बैन्स द एक्सपोर्ट ऑफ दीज गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड ड्यू टू द न्यू लॉ। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? चलो, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वाइड हो सकता है। अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है? अफोर्ड हो सकता है। डूएबल का मतलब क्या होता है? जो 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 कर सकता हूँ, डू हो सकता है। डूएबल यानी कि एक काम किया जा सकता है। और कौन सा एबल होता है? अनेबल। अनेबल का क्या मतलब होता है? ये चीज़ नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल इंग्लिश वाला ही लफ्ज़ है। ठीक है, वाइडेबल। वाइड यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वाइड होने की पूरी जरासीम मौजूद है, यह किसी भी वक्त वाइड हो सकता है। अच्छा, वाइड क्यों हो सकता है? वाइड मतलब कैंसिल हो सकता है आसान ज़बान में, लेकिन लीगल ज़बान में हम कहेंगे इसको कि वाइड हो सकता है। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट वाइड कब हो सकता है? हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी के साथ कोई ज़्यादती हो गई हो, ज़ोर ज़बरदस्ती हो गई हो, किसी का दिल नहीं कर रहा, उसको ज़बरदस्ती उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवा दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो या किसी के गन पॉइंट पे साइन करवा लिया हो, कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया हो, तो
एक बंदा जालिम होगा, एक बंदा मजलूम होगा। तो वो कहता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें मजलूम को ऑप्शन मिलता है कॉन्ट्रैक्ट को वाइड करने का, कॉन्ट्रैक्ट से बच जाने का। बात समझ आ रही है? अच्छा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कब होता है? एट दी ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, यानी जिसके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, वो अगर चाहेगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल करवा ले। ठीक है। अच्छा, मिसाल वो कह रहा है आजम थ्रेटन टू किल बाबर इफ़ ही डज नॉट सेल हिज BMW। आजम ने बाबर को कहा बेटा 10 लाख रुपए में BMW बेच दे वरना मारूंगा तुझे इतना, ये सामने वाली मस्जिद दिख ली इसी में जनाजा निकलेगा। अच्छा, वो डर गया। तो बाबर कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज BMW टू आजम एंड रिसीव द पेमेंट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, ऑफर की एसेंशियल पूरी हो रही थी, हाँ, एक्सेप्टेंस की एसेंशियल पूरी हो रही थी, हाँ, प्रॉमिस था, अग्रीमेंट था, लॉफुल था, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट तो लॉफुल था ना। ठीक है, मतलब क्या कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। अच्छा, तो सब कुछ लॉफुल था तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वैलिड हो जाएगा या वॉइड हो सकता है या वॉइडेबल हो सकता है? अभी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अपेरेंटली तो हमें लग रहा है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वॉइडेबल हो सकता है अगर प्रूव हो जाए कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है। हियर बाबर का कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय कोवर्जन, कोवर्जन कहते हैं जोर जबरदस्ती करने को, पढ़ेंगे भी। हेंस दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बाबर बट आजम हैज़ नो राइट टू इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शिल बी परफॉर्म। यानी कि जिसने जो जालिम आदमी है उसके पास कोई हक नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाने का। मजलूम चाहे तो करवा ले, मजलूम चाहे तो छोड़ दे। बात समझ आ रही है? क्लियर सीन है? ओके की रिपोर्ट है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कुछ इसेंशियल एलिमेंट का फुलफिल होना बेहद ज़रूरी है। पहली वो चीज़ कहता है कि ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, दोनों के दरमियान इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। ये तो वही सारी बातें आ रही हैं जो हमने ऑफर के लिए पढ़ी थी। फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट का मतलब होता है रजामंदी। कह रहा है रजामंदी ना फ्री होनी चाहिए, यानी कि ये फ्री फ्रॉम एनी बायस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक होनी चाहिए। इनका कंसेंट फ्री होना चाहिए। कंसेंट क्या होता है अभी पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4 में। दोनों पार्टी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हाँ जी, माइनर नहीं होना चाहिए, यानी कि एज ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। एंड कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि एट द टाइम ऑफ व्हेन ही इज एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट उसको पता हो वो अपने डिसीजन अपनी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए अच्छे ले सकता है, वो इतना आकिल हो। ठीक है, कंसिडरेशन लॉफुल हो। ऐसा नहीं कि मैं हसन फुरकान को कहूँ कि तुम मेरी घड़ी मुझसे ख़रीद लो और तुम मुझे जो है ना वो एक बैंड सब्सटेंस इन रिटर्न दे दो। बात समझ आ रही है? तो ये क्या है, कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होगी। मेरी वाली तो लॉफुल है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जो मुझे मिल रही है वो लॉफुल नहीं है। बात समझ आ रही है? अच्छा, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मेरा लॉफुल होना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड बाय लॉ, ये कौन सा एग्रीमेंट है? पढ़ेंगे कि ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड बाय लॉ एग्रीमेंट्स हैं। अच्छा, और कह रहे हैं जो तुम ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसको राइटिंग में करना और रजिस्टर करवा लेना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को मैं कहूँगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। चलो, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दो पार्टीज होने चाहिए, एक ऑफर करेगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं। फिर कह रहे हैं जनाब फ्री कंसेंट होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 में फ्री कंसेंट के ऊपर डिटेल बात है। कंसेंट का मतलब होता है व्हेन द टू पर्सन्स एग्री टू द सेम थिंग इन अ सेम सेंस, दोनों वही समझें जो एक बंदा समझ रहा है दूसरा भी वही समझे। अगर मैं हसन फुरकान को कह रहा हूँ कि मेरे घर पे गाड़ी खड़ी हो तो मैं बेच दूंगा, मैं तो सोच रहा हूँ मेहरान टिका दूँ, लेकिन ये समझ रहा है यार तो यहाँ पे कंसर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम थिंग इन अ सेम सेंस नहीं है। बात समझ आ रही है? अच्छा, एग्रीमेंट मस्ट बी वॉलंटरी, फ्री ऑफ कोर्जन होना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एज ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए, मेंटली साउंड मैन होना चाहिए और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। यानी कि ये वो बंदा नहीं होना चाहिए जिसको लॉ ने बोल दिया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? अच्छा, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। कह रहा है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू मस्ट बी लीगल एंड नॉट कॉन्ट्रेरी टू लॉ और मोरालिटी। अब ये क्या एक्सचेंज कर रही है? पता नहीं क्या एक्सचेंज कर रही हैं। ये सीडी है, मुझे तो वो लग रहा है वो चीटोस में आते थे ना वो ग्रीन कलर के, मुझे तो वो लग रहा है। ठीक है, और एक ना हमारे ज़माने में आती थी कमांडर सेफगार्ड की सीडी, तो कंप्यूटर पे आके ना पीसी पे देखता था, डीवीडी रोम पे। क्या यार, नॉस्टैल्जिया। चलो, लॉफुल ऑब्जेक्ट कह रहा है पर्पस मस्ट बी लॉफुल नॉट इन्वॉल्व इलीगल और इमोरल एक्टिविटी। जो मेरा पर्पस है वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर कहता है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 में भरपूर तहरीर आ रही है इसकी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ओके, कह रहा है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए। अग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग,
कह रहा है सर्टेन एग्रीमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, जैसे कि अगर मैं किसी को नेचुरल लव एंड अफेक्शन, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कुछ दे रहा हूँ तो वो मुझे लाजमी रजिस्टर करवा लेनी चाहिए और प्रैक्टिकली भी करवा लेनी चाहिए। जैसे अगर एक बंदा शौहर है अपनी बीवी को कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई प्रॉपर्टी दे रहा है, तो गाड़ी दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, तो उस पर टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है क्योंकि बिल्ड रिलेशनशिप है। लेकिन वो कहते हैं कि आप इसको लाजमी गिफ्ट डीड के थ्रू रजिस्टर करवा लो वरना एफबीआर पकड़ लेता है। बात समझ आ रही है? तो वैसे भी करवाने चाहिए। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की, इसको हम दूसरा नाम इसका पुकार सकते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अच्छा, कह रहा है कौन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है? कह रहा है कि ऐसा पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी का है। एज ऑफ मेजॉरिटी पाकिस्तान में है 18 साल, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसके अम्मा अब्बा का इंतकाल 18 साल की उम्र से पहले हो जाए, अम्मा अब्बा का इंतकाल 18 साल की उम्र से पहले नहीं, मतलब बच्चे के अम्मा अब्बा का इंतकाल बच्चे के 18 सालों के होने से पहले अगर हो जाए, ठीक है, तो इस केस में एज ऑफ मेजॉरिटी होती है कितने साल? 21 साल। ठीक है जी, वो बंदा साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड क्या है, अनसाउंड माइंड क्या, सब बताएंगे। साउंड माइंड ये कि व्हेन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट ही इज कैपेबल ऑफ मेकिंग रैशनल एंड साउंड डिसीजंस डन, और वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ऐसे बंदे को हम कहेंगे कि वो बंदा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। क्या यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो कर लो। डन है, चलो जी। सर अगर थर्ड पार्टी कोवर्जन या ज़बरदस्ती करे और ना ऐसा कहे कि कॉन्ट्रैक्ट करो तो सेकंड पार्ट से लिंक करता हूँ, देन क्या कहना चाह रहे हो? अरीब समझ नहीं आया, सवाल क्लियर नहीं आपका। ओके, अग्रीमेंट विद माइनर, कह रहा है माइनर कौन है? माइनर वो बच्चा है जो ऐसा दिखता है, यानी कि जो 18 साल छोटा है। ठीक है, हसन फुरकान जैसा। कह रहे एज ऑफ मेजॉरिटी होती है 18 साल, विद गार्डियन है 21 साल। कह रहे पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट विद माइनर, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वाइड एब इनिशियो है, यानी कि ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, वाइड एग्रीमेंट है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, वाइड एग्रीमेंट है ना, क्योंकि वाइड एब इनिशियो है। बात समझ आ रही है? चलो शाबाश। कह रहा है रूल्स रिगार्डिंग एग्रीमेंट विद इन्वॉल्विंग माइनर, कह रहा है जब भी आपने ना माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है आपने बहुत होशियार रहना है, क्योंकि ये वो बच्चे जो आपको फंसवा के स्टार्ट हो जाएगा पतली गली से और आप फंस जाओगे। तो जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है माइनर के साथ या एग्रीमेंट करने के लिए जाना है, आपने सोचा नहीं है ना कि माइनर के साथ मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो बहुत आगे खुली रखनी है। क्या कह रहे हैं? रूल्स ऑफ स्टॉपिल डज नॉट अप्लाई टू अ माइनर। ये क्या होता है स्टॉपिल? बताऊँगा। स्टॉपिल का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसा अमल कर जाओ, कोई ऐसी बात कर जाओ और बाद में आप उसे डिनाई करने लगो कि नहीं मैं तो ये कहा ही नहीं, मैं तो ऐसा किया ही नहीं। इसे कहते हैं स्टॉपिल, यानी कि यूटर्न मार लेना। तो कहता है यूटर्न जो है ना, वो रूल ऑफ स्टॉपिल हम कहते हैं कि मेजर बंदा ना यूटर्न नहीं मार सकता। एक बंदे ने पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा, अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट कर लिया, दूसरे ने उस रिप्रेजेंटेशन पे फर्म को क्रेडिट दे दिया। अब आप ये नहीं कह सकते मैं तो मजाक कर रहा था, तो रूल्स ऑफ स्टॉपिल लग जाएगा वहाँ पे। पता है ना, स्टॉपिल पार्टनर बाय स्टॉपिल कहलाता है। तो वो कहता है कि माइनर के ऊपर ना ये स्टॉपिल वाला सीन अप्लाई नहीं होता। माइनर बोले मैं मेजर हूँ, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आपने कर लिया, बतला हे मैं तो मजाक कर लगा, ठीक है, तो माइनर जो है ना वो पकड़ाई में नहीं आएगा, माइनर तो स्टार्ट हो जाएगा, आप फंस जाओगे। बात समझ आ रही है? नो रेटिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट बाय माइनर। अंकल अभी मैं छोटा हूँ, ठीक है, आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो मैं आपको आईफोन 14 बेचूंगा अपने पापा का, उठा के बेच दूंगा। तो अब जब वो 18 साल का हो गया तो क्या उसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा? नहीं होगा। रेटिफिकेशन कहते हैं कि प्रीवियसली बात को किए, जो पहले जो आपने बात कह दी है उसको आप क्या करो, उसको आप बाद में रेटिफाई करवा रहे हो। अच्छा, माइनर इन इंसॉल्वेंसी के बारे में पढ़ लेंगे। माइनर का पार्टनरशिप में क्या रोल है वो पढ़ते हैं, भी नीचे आ रहा है। माइनर का एजेंसी में क्या रोल है वो पढ़ लेते हैं। अग्रीमेंट अगर कोई गार्डियन या पेरेंट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर तो वो कैसे होगा? माइनर और बड़ा मिलकर करें तो क्या होगा? सूट फाइल करने पे क्या होगा? और नेसेसिटी सप्लाई टू माइनर में क्या होगा? ये सारे पॉइंट एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आ रही है मेरे पास, रूल्स ऑफ स्टॉपिल डज नॉट अप्लाई टू अ माइनर। ये तो हम पढ़ चुके हैं, डन। माइनर विल बी नॉट हेल्ड लायबल इफ ही रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज एज ऑफ मेजॉरिटी, डन। अच्छा, रूल्स रिगार्डिंग एग्रीमेंट विद या इन्वॉल्विंग माइनर, कह रहा भाई ये 10 साल का था, फिर ये 18 साल का हो गया, फिर ये बड़ा हो गया, ऑफिस जाने लगा। वो कह रहे हैं रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अप्रूविंग और एक्सेप्टिंग समथिंग विच हैज हैपेंड ऑलरेडी। कह रहे हैं अहमद आ 17 years old agrees to sell his bike to Farhan. However, Ahmad turns 18. He decided to keep his bike and does not want to give through with the agreement. Does not want to follow through the agreement. Farhan cannot enforce the contract, क्योंकि जब इसने इससे वादा लिया था तो ये बच्चा था, अब बड़ा हो गया तो इसको एक फ्रेश वादा करना पड़ेगा, पुराने वाले वादे को वफा नहीं किया जा सकता। बात समझ आ रही है? पक्की बात है। अगली बात आ रही है माइनर एंड इनसॉल्वेंसी। कह रहे हैं माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड
इंसॉल्वेंट, माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, फिर वो बोल रहा है कि माइनर इन अ पार्टनरशिप, कह रहा है माइनर को आप पार्टनरशिप के अंदर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि माइनर को आप लायबिलिटी वगैरह, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो माइनर को आप सिर्फ पार्टनरशिप के में ऐड कर सकते हो पार्टनरशिप के बेनिफिट शेयर करने के लिए, यानी कि माइनर को अगर मैं पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में ऐड कर सकता हूँ, माइनर को पार्टनरशिप का लॉस नहीं दे सकता। सिर्फ एक सिचुएशन है कि जब वो बड़ा हो जाए फिर मैं उससे फैसला लूँ और फिर रेट्रोस्पेक्टिवली सारी लायबिलिटी उठा के इसके सर पे मार दूँ, ठीक है, वो एक अलग केस है। लेकिन जब ये माइनर है तो इसके माइनर में होने में मैं क्या करूँगा, इसको कोई लॉस वगैरह नहीं दे सकता, सिर्फ बेनिफिट टू द पार्टनरशिप में मैं इसको ऐड करूँगा। डन। सर इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? बेटा मैं इसका क्वेश्चन के लिए आपको बता चुका स्टार्ट में ही कि जैसे मैं जो चैप्टर आपको करवा रहा हूँ आपने क्या करना है, उसका कस्टमाइज बैच जाके देखना है, ठीक है, और उधर इसकी प्रैक्टिस आ रही है। अच्छा बता दूंगा कैसे आ सकता है इसका क्वेश्चन। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना के देगा कि एक बंदा था माइनर था, फिर वो बाद में मेजर हुआ, उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था, इतने टाइम पर उसको पता चला कि वो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में ऑलरेडी एड है। आप बताओ कि क्या वो लायबिलिटी शेयर करेगा या नहीं करेगा, और उसके पास कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, फर्म के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। इस तरह का एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वो आपसे बना के पूछ सकता है। डन। ओके। माइनर इन एन एजेंसी, कह रहे हैं माइनर कैन बी एन एजेंट एंड कैन बाइंड द प्रिंसिपल, कह रहे हैं माइनर को आप एजेंट बना सकते हो और वो एजेंट प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं अपने अब्बा के साथ बाइक पे बैठ के आता था ना, ठीक है, बचपन में पान लेने के लिए, तो अब्बा खाते थे वो कराची वाले एक मशहूर पान खा रहे हैं, नहीं ज़रूर राजा जानी बारिक छा लिया, तो अब्बू जाते थे मुझे बाइक पे लेके और बोलते थे, वो उसको बोलो अब्बू के पान दे दे, तो मैं आगे बोलता था भाई अब्बू के पान दे दो, बोलता था भाई अब्बू कौन है तुम्हारा, बोलते थे वो देखो बाहर खड़े हैं बाइक पे, तो अब्बा ऐसे करते थे ना उसको, ठीक है। तो अब अब्बू ने क्या करवा दिया कि मैं अब्बू का एजेंट हूँ। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, ये चैप्टर नंबर 10 में बड़े काम आने वाला है। अच्छा, अब्बा ने इम्प्लाई करवा दिया कि या मैं उनका एजेंट हूँ, तो अब्बा कौन है, प्रिंसिपल, मैं कौन हूँ, एजेंट। अच्छा, अगर यही एक रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी हो कि अब्बा का एक कारोबार चल रहा है और मैं उनका एजेंट हूँ और मैं उनके बिहाफ पे ना डिलीवरीज वगैरह करके आता हूँ और मैं एक एजेंट हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई कोताही हो जाए, तो आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल बिकॉज आई एम अ माइनर एंड आई एम एन एजेंट, ठीक है। एजेंट लायबल होता है लेकिन अगर मेजर वाला हो, जो माइनर बच्चा है वो लायबल नहीं होता, और उसकी गलती का सारा जिम्मा किसको जाएगा, प्रिंसिपल को जाएगा कि उसको किसी मेजर को एजेंट रखना चाहिए था। बात समझ आ रही है? डन। माइनर इज नॉट लायबल फॉर द नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, माइनर कैन नॉट बी द प्रिंसिपल, एग्रीमेंट विल बी वॉइड एंड पर्सनली लायबल कौन होगा, एजेंट। अच्छा, हो सकता है माइनर डेढ़ शादी कर ले, एक माइनर जो जितना मेजर है, बॉडी बिल्डिंग भी की हुई, अच्छी सेहत वेहत भी है, और वो बोले हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लो ज़रा, मुझे एजेंट अपॉइंट करना है, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा दे, ठीक है, लोग समझे भाई ये तो है, तो हट्टा कट्टा दिखता है, होगा 18-20 साल का, पता चला वो 16 साल का था, और उसने एक बंदे को मेजर अपॉइंट कर लिया, यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है, माइनर, ठीक है, एजेंट कौन है, मेजर, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में मेजर की जिम्मेदारी बनती थी कि वो चेक करे कि उसका प्रिंसिपल माइनर है या मेजर है। इन सच केस एजेंट विल बी हेल्ड लायबल। बात समझ आ रही है? चलो ओके, ये चैप्टर नंबर 10 का कॉन्सेप्ट था ना, अभी दे दिया। चलो, रूल्स रिगार्डिंग एग्रीमेंट विद या इन्वॉल्विंग माइनर, कह रहे एग्रीमेंट बाय गार्डियन और पेरेंट्स इन्फोर्स बाय और अगेंस्ट द माइनर। हो सकता है कि अब्बा जी बोलें कि यार क्रिकेट एकेडमी में यूबीएल में मैं अपने माइनर बच्चे को दाखिल करवा रहा हूँ और उसके टेनिस कोच मतलब जो क्रिकेट कोच है उस बंदे से एग्रीमेंट कर लें, तो वो माइनर के ब्याह पे एग्रीमेंट किया जा सकता है। मरियम की अम्मा ने साइन कर लिए कॉन्ट्रैक्ट विद टेनिस कोच फॉर प्राइवेट लेसन फॉर मरियम हु इज़ 16। द कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल बाय और अगेंस्ट मरियम थ्रू हर मदर। बात समझ आ रही है? अच्छा, रूल्स रिगार्डिंग एग्रीमेंट विद माइनर, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट ज्वाइंटली। हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर और मेजर मिलके कर लें, ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी क्या होगी? वो कहता है कि माइनर हैज़ नो लायबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, माइनर के ऊपर कोई लायबिलिटी शेयर नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स किया जा सकता है सिर्फ एडल्ट के अगेंस्ट, यानी कि एक माइनर और एक मेजर ने किसी से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर जो इन्फोर्सिबिलिटी है वो सिर्फ किसके अगेंस्ट होगी? मेजर के अगेंस्ट होगी, माइनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। कह रहा है काशान एक माइनर था, उसका अंकल मेजर था, ज्वाइंटली एंटर हो गए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक गाड़ी खरीदने के लिए। अगर ये डील फेल हो गई तो काशान विल नॉट बी हेल्ड लायबल, और कार डीलरशिप सिर्फ इन्फोर्स कर सकती है उसके मेजर अंकल के अगेंस्ट। डन? यहाँ तक क्लियर है? ओके। फाइलिंग सूट, कह रहे हैं माइनर कैन सू बट कैन नॉट बी सूड। माइनर सू कर सकता है, उसको सू नहीं किया जा सकता। क्लियर है? चलो, नेसेसिटी सप्लाई टू माइनर, कह रहे अगर आपने एक माइनर को रखा, उसको पाला, उसकी परवरिश की, उसकी देखभाल की,
और उसको ज़रूरियात ज़िंदगी गुजारने के लिए आपने कुछ उसको ज़रूरियात दे दी, जैसे कि 2 छत का मतलब 2 छत्ती दे दी, घर दे दिया, पैम्पर दे दिए, हाँ पैम्पर भी देते हो ठीक है, अच्छा, और जो है वो आपने उसको नीडो वीडो दे दिया, दूध दे दिया, फीडर भी दे दी ठीक है, अच्छा सर्दी लगे तो जैकेट वैकेट भी दे दी, सर्दी के कपड़े दे दिए, गर्मी के कपड़े दे दिए, और ज़रूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको नेसेसिटीज़ दे दी। नेसेसिटीज़ क्या है, लग्जरीज नहीं दी। तो जो माइनर की प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको विरासत में मिला होगा, उसकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट है, आप जो नेसेसिटीज़ की अमाउंट सप्लाई की है वो आप रिकवर कर सकते हो ठीक है। अच्छा हाँ, मेडिसिन वगैरह सब कुछ नेसेसिटी सप्लाई टू माइनर में आ जाएगी, डन। अच्छा, अगर कोई ऐसा कहे कि मैंने एक माइनर को अपने बच्चों की तरह पाला, उसको BMW गिफ्ट की ठीक है, उसके बाद उसको स्कूल जाने आने के लिए एक प्राइवेट ड्राइवर लगवाया, क्योंकि मेरा बच्चा वैन में नहीं आता, उसको ना यू नो अजीब सा फील होता है, यो बच्चा है मेरा ठीक है, फिर उसको स्विमिंग की क्लासेस दिलवाई, उसको कपड़े मैंने हमेशा J.डॉट के पहनाए, क्योंकि J.डॉट से नीचे तो वो आता ही नहीं है ठीक है, और डायनर से कोट तो वो पहनता है, डायनर से कोट से अलावा तो कम बात ही नहीं करता वो। तो अगर मैं इतनी सारी उसके ऊपर जो ना एहसान कर रहा हूँ, लग्जरीज दिए जाऊँ, तो क्या मैं उस लग्जरी की कॉस्ट उसकी प्रॉपर्टी से ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो लग्जरीज है, नेसेसिटीज़ नहीं है ठीक है। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो ठीक है, वो इसी केस में कह रहा है कि प्रॉपर्टी है, तो अगर प्रॉपर्टी नहीं तो बस आप एहसान वाला मामला करना चाह रहे हो तो कर लो ठीक है, नहीं कि कर लो, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, याद नहीं दिया होगा, हाँ जी, पता नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन दिया होगा, खैर दिया होगा। अच्छा, लेटेस्ट फॉर्म में दिया था। चलो आ जाओ, कह रहे अग्रीमेंट्स विथ, सर आप थक गए हैं, जाहिर सी बात है थक गया हूँ, 11 से पढ़ा रहा हूँ, 1 बज गया। अच्छा जी, सर जी एक केस स्टडी थी जिसमें एक माइनर था, उसे सर्दी की वजह से 50,000 का कोट ले दिया, अब यहाँ क्या करेंगे? तो बेटा सर्दी तो 2 कंबल से ही बुझ सकती थी, वो जो रफ मेडिकल के किनारे वो गद्दे वाले नहीं बैठे होते जिसमें आप कपड़े दो, रुइयाँ दो, वो ठूस ठूस के सीधे थे, सर्दी तो उससे ही बुझ जाएगी। अब सर्दी बुझाने के लिए 50,000 का कोट लाजमी थोड़ी है, बात समझ आ रही है भाई? जब ये तो कंबल वम्बल अच्छे कंफर्टर्स बाद में है, तो हम भी एक नॉर्मली यार बैकग्राउंड से आए थे, हाँ, तो पहले तो या तो 2 चादरें, ये तो रज़ाई, या अबे बेडशीट भी नहीं, वो जो गद्दे नहीं होते जो रोड पे बैठे होते रुई डालने वाले, तो वो लिहाफ में रुई डलवाई, लिहाफ होता था, लिहाफ में रुई डलवाई, सिलवा लिया, लिहाफ ओढ़ के सोते थे, हाँ, उसके ऊपर ना वो मार मार के उसको पतला करते थे ठीक है। राजू टेलर, इसको कैसे पता राजू टेलर का नाम? ठीक है, नहीं राजू टेलर अच्छा है यार, मैं अपने पूरी फर्म की ज़िंदगी में राजू टेलर से कपड़े सिलवाए, और इवन दो मेरे वलीमे का ड्रेस भी मैंने राजू टेलर से सिलवाया था यार। एक ये है सदर में, लाइट हाउस में, तो मैं यूँ बता रहा था कि लग्जरीज़ की बात चलती, एक बार क्लास में शायद उसने मेरा लेक्चर ले लिया होगा, उसकी बात कर रहा है, तो मैं कहता था कि यार लग्जरीज़ के बगैर भी इंसान रह सकता है ज़िंदा। अब मेरे पास एक चॉइस थी कि मैं अपनी शादी के लिए 35,000 का 50,000 का कोई पैंट कोट खरीदूँ। मैंने क्या किया, राजू टेलर के पास गया, उससे कपड़ा निकलवाया, 4-5 कपड़े निकलवाए, फिर अगली बाइक स्टार्ट की, सरमती घर चला गया। मैंने बोला भाई पसंद करो कौन सा दिलवाऊँ ठीक है, बेगम का ड्रेस ये आप कॉन्ट्रास्ट करो। सर ने बोला मेरे को क्या पता, सर ने अपनी बेगम से मशवरा किया, बेटी से मशवरा किया, मशवरे करके मैंने एक सूट सेलेक्ट किया, राजू टेलर के पास गया, उससे सी दिया, 12,000 रुपये मेरा सूट सिल गया ठीक है। सर आप मेमन है? नहीं, मैं मेमन नहीं हूँ। तो उसके बाद मेरे भाई ने ना मुझे बहुत बोला कि तुम्हारे शादी ज़िंदगी में एक ही बार होती है, तुम डायनर चले आते हैं। मैंने बोला नहीं यार, अभी 4 घंटे का इवेंट है, कौन जो है ना वो इतना बॉदर करे, तो हम उसी में खुश, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड नो वन नोटिस्ड। अब आज भी देखो व्हाट्सएप पे पिक्चर भी लगी हुई है, क्या जाता है, ये तो बात तो है, हक बात है ठीक है। चलो आ जाओ, हाँ हाँ, नहीं अच्छी बात है भाई। क्या इसमें 2 पैंट कोट आ जाएंगे, बल्कि 3 आ जाएंगे ठीक है, हाँ 3 शादी के पैंट कोट आ जाएंगे इस घड़ी में। अग्रीमेंट विद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड कौन होता है? कह रहे अनसाउंड माइंड से बेहतर है तुम साउंड माइंड समझ लो। साउंड माइंड क्या होता है? कह रहे साउंड माइंड वो बंदा होता है हु कैन अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन मेक अ सेंसिबल डिसीजन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड भी कर सकता है और सेंसिबल डिसीजन भी ले सकता है। सर अगर नीड थी शूज़ की नेसेसिटी और ब्रांडेड दे दिए, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, फिर ब्रांडेड में आप रिइंबर्समेंट नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि नेसेसिटीज़ की बात हो रही है, लग्जरीज़ की बात नहीं हो रही ठीक है जी। चलो डन है, ओके।
पोजीशन ऑफ अग्रीमेंट विद अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आ रहा है, इसको आप लोग एंजॉय करने वाले हो। क्यों हंस रही है? जोक सुनाया है मैंने, जोक तो नहीं सुनाया है ये। अच्छा, इसको देख के हंस रही है? अभी तो बहुत कुछ आएगा, अभी तो उन्होंने रेगुलर बैच मुझसे नहीं पढ़ाना। चलो बात करते हैं आपसे, फिर इनसे तो आराम से बात होगी। अच्छा, अग्रीमेंट विद स्पेसिफिक पर्सनस, फिर दूसरा आएगा अग्रीमेंट विद लूनेटिक, तीसरा आएगा अग्रीमेंट विद अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो कभी कभार जो साउंड माइंड है तो लेकिन कभी कभार अनसाउंड माइंड हो जाता है। कह रहा है नेसेसिटी सप्लाई टू पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है जी सर, कपड़े के लिए राजू टेलर और घड़ी के लिए, यार घड़ी के लिए वो रोलेक्स की कॉपी थी मेरे पास उस वक्त, वो भी लेकिन अच्छी थी। अबे कॉपी थी, ओरिजिनल नहीं थी। ठीक है, वो यार सवाल करें, सवाल का जवाब तो दूंगा ना अभी, तो बस वो वाली घड़ी चला लेती। ठीक है चलो, अग्रीमेंट विद स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन वो है जो कि पैदाइशी पागल है। ठीक है, अ पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड बाय बर्थ, जब से वो पागल हुआ अपने होशो आवाज़ में नहीं है। ठीक है, जब बड़ा हुआ उसके दांत है तो उसने लोगों को काटना शुरू कर दिया। ठीक है, ये क्या है? ये एक ऐसा बच्चा है जो कि पैदाइशी पागल है। तो जो बंदा पैदाइशी पागल है उसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करना जायज़ होगा? नहीं। बोलो ना यार, मुंह से बोलो। नहीं होगा। तो जो बंदा पैदाइशी पागल है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी आप नहीं करोगे, एब इनिशियो होगा, ऑलवेज वाइड होगा। डन। चलो, सारा तो नहीं हुई क्लास में, कोई सारा तो नहीं क्लास में, क्योंकि यहाँ पे इस क्लास में सारा पैदाइशी पागल है। अच्छा, सारा हु वाज डायग्नोज्ड विद अ मेंटल कंडीशन एट द बर्थ, ठीक है, मेक्स हर इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ट्राइज टू साइन अ रेंटल एग्रीमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड बिकॉज सारा इज ऑफ लीगली अनसाउंड माइंड बाय बर्थ। बात समझ आ रही है? चलो, आप बाय हो, फ्रॉम हो, अग्रीमेंट विद लूनाटिक। ठीक है, ये शायद अफीदी वाला पोस्ट क्यों बनाया है, लेकिन टांगे थोड़ी सी ना ज़रा ऐसी हो गई हैं। अच्छा, लूनाटिक या लूनाटिक है ना, उसकी धूप गिर रही है। वो कह रहा है लूनाटिक वो बंदा है जिसे पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं। लूनाटिक कौन बंदा है? बोलो, आपस में बातें नहीं करोगे समीरुल्लाह, शाबाश। लूनाटिक नहीं करो ना मस्ती यार, आपको मस्ती करते पकड़ा गया ना मैं निकाल दूंगा क्लास से, सीधी बात है। मैं पागल हूँ, मैं बोले जा रहा हूँ तेरे कब से, गला सूख गया मेरा। लूनाटिक कौन है? लूनाटिक वो बंदा है, कह रहा शाहीन अफरीदी। ये लड़कियां भी ऐसे सर्च कर रही हैं, लड़कों को क्या बोलूँ मैं। अग्रीमेंट विद लूनाटिक वो बंदा है जिसे पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं। अच्छा, लूनाटिक इज ऑफ अनसाउंड माइंड ओकेजनली बट साउंड माइंड, कह रहा है ये ज़्यादातर अनसाउंड माइंड रहता है, कभी कभार इसकी मेमोरी वापस आ जाती है। कह रहा है इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अनसाउंड माइंड था, वैलिड हो जाएगा जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन इसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, एक बंदा जो कि पैदाइशी पागल नहीं है लेकिन ज़्यादातर पागल रहता है, कभी कभार अनपागल रहता है, अनपागल, ठीक है, अच्छा ठीक है, अनप्लग की तरह अनपागल, तो ज़्यादातर अनसाउंड रहता है, कभी कभार साउंड माइंड रहता है। तो जब ये साउंड माइंड था तो कॉन्ट्रैक्ट आप इसके साथ नहीं कर सकते, वो वाइड है। सॉरी, जब अनसाउंड माइंड था तो ये क्या, हाँ फिसल गया, मैं ये नहीं बोलूँगा, तुमने मैं चेक करा था, फिसल गया था। अच्छा, तो जब ये अनसाउंड माइंड था तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जब ये साउंड माइंड था तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अच्छा, एक बात याद रखो, एक चीज़ होती है बर्डन या ओनस ऑफ प्रूफ। ये क्या होती है? बर्डन ऑफ प्रूफ आता है, बर्डन का मतलब होता है बोझ, ठीक है, बोझ साबित करने का, साबित सा से आता है ना, साबित करने का बोझ। साबित करने का बोझ किस पे आएगा? याद रखो, साबित करने का बोझ उस पे आएगा जो मशकूक बात कर रहा है। अच्छा, अगर मैं यूं कहूं वो पागल है, पागल वो जो ग्रैंड ऑफेंड पकड़ा था चर्सी, उसके साथ आके मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है प्रॉपर्टी का, उसके बाद से मुझे मिलने वाली है, तो अब बता मशकूक बात किसने की? चर्सी ने की, मैंने की ना मशकूक बात। क्यों? क्योंकि ज़माने को पता है वो चर्सी है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और अगर मैं ये मशकूक बात कर रहा हूँ तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि एट द टाइम जब मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो अपने होशो आवाज़ में था। बात समझ आ रही है? चलो, ग्रैंड ऑपरेशन 21 मई वाला, ओके। अहमद तो नहीं है कोई, अहमद ज़्यादा नाम का बल्कि एक है, छोड़ो यार,
नहीं नहीं, अहमद नाम का एक बच्चा ही है जो राजू टेलर की बातें कर रहा था। कह रहा है अहमद हु इज अ डायग्नोस्ड लूनाटिक बट सम टाइम बिकम लूसिड enters into a contract to sell his bike during a time when he is of sound mind. The agreement is valid as long as Ahmed was of sound mind. लेकिन बायर को प्रूफ करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? चलो जी अगली स्लाइड। अग्रीमेंट विद ओकेजनली अनसाउंड पर्सन, ये तेरे नाम का राधे मोहन है, ठीक है। चलो कह रहे अग्रीमेंट विद ओकेजनली अनसाउंड पर्सन को हम प्यार से कहते हैं ऑल्सो नोन एज डिलीरियस फ्रॉम फीवर और ड्रंकन पर्सनस। अच्छा कह रहा है ये सेन होते हैं बट ओकेजनली अनसाउंड हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादातर साउंड रहते हैं लेकिन जब इनको किसी की याद आ जाती है तो ये अपनी याद माजी में चले जाते हैं और वो कहते हैं याद माजी अजाब है यारब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी शेर व शायरी करते हैं। तो जब इनको बुखार होता है, किसी की याद आ जाती है, किसी ट्रॉमा में चले जाते हैं, जैसे वो है ना बूढ़ा अपने माजी पे क्यों अफसोस कर रहा था, ठीक है। याद पढ़ी किसी ने मैट्रिक में? नहीं पढ़ी किसी ने? कोर्स चेंज हो गया था, मैट्रिक का कोर्स चेंज हो गया, कोरोना आ गया था। अच्छा सर जो भी था मज़ा आया। अच्छा तो अगर उस बूढ़े को कभी किसी की याद आ जाती है या उस बंदे को कभी किसी की याददाश्त रिकॉल हो जाती है और वो जो है ना वो अपने एक ट्रॉमा में चला जाता है, या जब वो कभी कोई बैंड सब्सटेंस लेता है तो वो बुखार में चला जाता है या जहाज़ में चला जाता है, तो वो उस वक्त अपने होश आवाज़ में नहीं रहता, ज़्यादातर सही रहता है, लेकिन जब कुछ इस तरह की हरकतें करता है तो वो अनसाउंड माइंड हो जाता है। तो कह रहा है कि वैलिड है अगर साउंड माइंड था एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वाइड है अगर अनसाउंड माइंड था एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन प्रूफ देना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन द पर्सन जिसने मशकूक बात की हो, वही वाला कॉन्सेप्ट है, सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। डन है भाई। चलो जी जैनब तो नहीं है भाई, मेरे वाला है मेमोरी हिट करती उस टाइम माइंड पता नहीं होता। अरे मैंने पर्सनल चीज़ें नहीं पूछ रहा हूँ, मेरी दोस्त है। जैनब आफ्टर कंज्यूमिंग टू मच अल्कोहल साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस since she could not understand the terms of the contract the agreement is void. The party avoiding the contract will have to prove that she was intoxicated at that time. कह रही उम्मे रोमन कह रही है एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा होता है मेरे साथ। अच्छा नेसेसिटी सप्लाइज टू पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये वो है, वो तेरे नाम देगी, तेरे नाम के आखिर में ना ऐसा होता है। नहीं इमरान खान नहीं लग रहा भाई, वो तेरे नाम के आखिर में ना सलमान खान को लेके जा रहे होते हैं ना ऐसे पकड़ के जंजीरें पाँव में डाल के, तो ऐसी वाली एंडिंग होती है। तुम लोग को तो हर पैदा भी नहीं होगा इस वक्त। अरे वो स्टिकर आता है ना, अच्छा स्टिकर आता है। चलो नेसेसिटी सप्लाई टू पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कह रहा है प्रोवाइडिंग नेसेसिटी ऑफ लिविंग लाइफ लिविंग मेडिसिन स्टडीज़। अगर किसी दिमाग के माजूर आदमी को मैं ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ दे रहा हूँ तो अगेन मैं उसकी प्रॉपर्टी से वो कॉस्ट सारी रिकवर कर सकता हूँ। डन ओके। अग्रीमेंट विद पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, कह रहा है ये चार तरह के लोग हैं, लॉ ने कहा है इनसे एग्रीमेंट हरगिज ना करना, कुछ भी करना। सर तेरे नाम बहुत याद है आपको यार, वो मेरी बचपन की फिल्म है ना इसलिए, अब तो खैर छोड़ दिए। अब कौन सी? आईकैप की फिल्म में बीलो। चलो कह रहे चार तरह के लोग हैं जिनके साथ क्या है एग्रीमेंट डिस्क्वालीफाइड है, यानी कि एग्रीमेंट वॉइड है। एग्रीमेंट विद पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, कह रहे सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग वार, एक ऐसे मुल्क के बाशिंदे के साथ एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते जिस मुल्क से आपकी जंग चल रही है। अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग चल रही थी और मैं इंडिया के साथ क्या कर लूँ, इंडिया के किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ कि तुम मुझे माल भेज दो, तो वो क्या है वॉइड है। क्यों? क्योंकि सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग वॉर, फॉरेन सोवनर्स एंड एम्बेसडर्स, ये कौन होते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं इसको यार? सफ़ीर, ठीक है। मुशीर और सफ़ीर ऐसे ही कहते हैं ना, ऐसे ही कुछ कहते हैं, फॉरेन सफ़ीर। अगर कोई बाहर मुल्क से सफ़ीर आया हुआ है, ठीक है, उसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अच्छा कन्विक्ट्स ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, कह रहा है ये वो कैदी है जो कि अडियाला जेल में सलाखों के पीछे है, ठीक है। अच्छा अडियाला से अगर किसी को बुरा लगे तो कोट लखपत भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये वो कैदी है जो सलाखों के पीछे है, इसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ एक शर्त पे इसके साथ कर सकते हो, जब ये कोट लखपत या अडियाला से बाहर आ जाए और पैरोल पे हो। पैरोल क्या कहते हैं उसको उर्दू में? ज़मानत पे हो, ठीक है। अहमद ऐसा घड़ी बना के भेज रहा है, ठीक है। अच्छा सर ये कैदी बेकसूर ही जेल में हो। अच्छा तो जब वो कैदी जेल से बाहर आ जाएगा तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जब वो जेल के अंदर है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट
नहीं कर सकते, और इनसॉल्वेंट पर्सन के साथ आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अब जब बाहर आएगा फिर एग्जीक्यूट करवा लेना। इसी तो बोलते नहीं करो, मस्ती नहीं करो। सेल लंदन वालों से कर सकते हैं लंदन वालों से कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री है ना, कैरे डिस्क्वालिफाइड विद कॉन्ट्रैक्ट विद पाकिस्तान वाइल पाकिस्तान इज एट वार विद दैट कंट्री। यूएस से वार, ओ माय गॉड। एग्रीमेंट विद पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, फॉरेन सोवनर्स एंड एम्बेसडर्स। कह रहे हैं आप इनके साथ एंटर कब कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट में, जब वो आपको कह दें कि हाँ हम आपको सबमिट करते हैं, हम अपने आप को आपके पाकिस्तानी कोर्ट में सबमिट करते हैं। जब फॉरेन सोवनर या एम्बेसडर ये कह दे कि ठीक है आपकी जो मुल्क की अदालत है उसकी जो सज़ा है मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ, अगर वो है तैयार हो जाए तो बस फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, वरना नहीं करो। हाँ जी, अगर करना चाहे तो कर सकता है, एक इस्तिस्ना हासिल है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर ले फॉरेनर से और अचानक वार स्टार्ट हो जाए, तो ना हमारे मुल्क में ना केसेस बनाने का बड़ा वो ना टैलेंट इन लोगों के पास। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फॉरेनर से, वैसे तो मना था, और फिर वार स्टार्ट हो जाए तो बस फिर कॉन्ट्रैक्ट होल्ड हो जाएगा ना, सीरियस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये क्या हो जाएगा, वाइट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? चलो, एग्रीमेंट विद पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कह रहे हैं इनसॉल्वेंट पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी को हैंडल कर रहा होता है कौन, ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर होता है, वो इनकी प्रॉपर्टी को हैंडल करता है, सारे एसेट वैसेट बेचता है, जिनकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है वो एग्जीक्यूट करके फिर आगे बढ़ा देता है। डन। अच्छा, ये जो बंदा अगर कैद में है कोट लखपत या अडियाला के अंदर, तो आप इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक ये बाहर ना आ जाए। बात समझ आ रही है? डिसेबिलिटी कब एंड होगी, जब वो जमानत में बाहर आ जाए या उसकी सेंटेंस एक्सपायर हो जाए। डन। ओके, कंसिडरेशन कितना रह गया यार, ये 4-5 पेज हैं। क्या है? नहीं 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 नहीं, वो मुश्किल नहीं, वो नहीं है इसमें, वो मैं सुबह बता चुका। सर अभी तो चैप्टर 3 भी नहीं हुआ, तो बेटा ये क्या चल रहा है? तो वही बोल रहा हूँ, अभी हुआ नहीं कंप्लीट। 10 मिनट में हो जाएगा। सर 5 तक क्लास है, आप इतनी जल्दी तक गए? क्योंकि बेटा मैं बोल रहा हूँ और आप सब सुन रहे हो। सबा रियाज, आई लिव इन अडियाला। अच्छा, क्या हालात हैं अडियाला के? चाय पी लें, मंगवाते हैं नमाज के बाद। सर क्या लॉयर के साथ भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता कन्विक्टेड पर्सन के साथ? तो लॉयर ने कौन जुर्म किया है? सर लॉयर ने जो भी है। सर आपने कहा था हर चैप्टर के बाद बताएंगे कैसे याद करना है, मैं उसकी स्कीम बता दूंगा आपको, एक वीडियो डाल दूंगा आपके लिए, मैंने बल्कि डाली हुई भी है, कैफ फॉर बिजनेस लॉ, व्हाट टू क्राइम व्हाट टू रीड। बल्कि नहीं, वो मैं डाली नहीं है, यूट्यूब पे नहीं डाली, पोर्टल पे डाली हुई है, वो मैं चैनल पे डाल दूंगा अपने इसी वर्कशॉप के साथ, ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या याद करना है, क्या क्राइम करना है, क्या क्राइम करना है, क्या रीड करना है। डन। देखो जब तक मेरा गला सलामत है तब तक क्लास है, इंशाल्लाह सलामत ही रहेगा। डन। सर ये दूसरे मुल्क के सफ़ीर आकर इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट करते हैं, तो वो बाद में परफॉर्म ना करे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट केस नहीं करती उन पर, अगर वो अपने आप को सरेंडर कर दें तो? लव यू हो गया सर, लव यू टू। चलो, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है बताओ? अब मैं सवाल करूँगा, हाँ तुम बताओ, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के अगेंस्ट कोई चीज़ देना, मतलब समथिंग इन रिटर्न। आप बताएं। अच्छा, दोनों तरफ से एक चीज़ को कंसिडर करना। किस चीज़ को कंसिडर करना? जो ऑफर को कंसिडर करना कंसिडरेशन होती है? नहीं। बुशरा, वो तो कोई पैसे से कोई चीज़ है, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न, अदला बदली में। अच्छा ओके। अब कंसिडरेशन जो डेफिनेशन है ना वो थोड़ी टेक्निकल है, वो लंबी सी है, अजीब सी है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन में ना 3 तरह के टेंसेस इस्तेमाल हैं, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। वो कहता है व्हेन। अच्छा अब केस क्या है, कंसिडरेशन की डेफिनेशन समझ रहा हूँ मैं, हसन फुरकान से एक एग्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब कंसिडरेशन डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन डज समथिंग इन द पास्ट, या उसने माजी में कुछ किया हो
या हाल में कुछ कर रहा हो या करने का वादा करे, या मुस्तकबिल में कुछ करे और करने का वादा करे, ठीक है। तो इसका जो एक्ट है या एब्सटिनेंस है ये कंसिडरेशन है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था कि तुम अगर बिजनेस लॉ में मेरिट लाओगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, 10,000 रुपये इनाम दूंगा। तो इसका बिजनेस लॉ में मेरिट लाना मेरी कंसिडरेशन और 10,000 रुपये मेरा इसको देना इसकी कंसिडरेशन। आओ, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, जब मेरी डिज़ायर पे हसन फुरकान या कोई भी बंदा, ठीक है। अब मैंने कहा लेट से यार हसन फुरकान तू मेरा हेलमेट लिया MTJ से, वहाँ मैं भूल के आ गया हूँ, मैं तुझे ना 100 रुपये दे दूँगा पेट्रोल के, ठीक है। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, हाफिज अमान, ठीक है, हैज़ डन, कुछ कर दिया हो या कुछ करने से रुक गया हो या कुछ कर रहा हो या कुछ करने से रुक गया हो। पता था ना ऑफर में क्या होता है, टू डू, नॉट टू डू समथिंग। अच्छा, या प्रॉमिस करे कि कुछ करूँगा या कुछ करने से रुक जाऊँगा, तो इसका कुछ करना या ना करना मेरे लिए क्या है, कंसिडरेशन है। आसान ज़बान में बताऊँ, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। बात समझ आ रही है? अच्छा, कह रहे व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, when at the desire of the promiser the promisee or any other person done or abstain from doing or does from, और ये जो तीनों टेंसेस आ जाएंगे, और promises to do or abstain from doing such act or abstinence is called consideration। और consideration का मतलब होता है something in return। अगर मैं हसन फुरकान को अपनी घड़ी बेच रहा हूँ तो मेरी घड़ी का इसको देना इसके लिए कंसिडरेशन, और इसका पैसों का मुझे देना मेरे लिए कंसिडरेशन। बात समझ आती है? यहाँ तक हम सब साथ हैं, यहाँ तक सबका इत्तेफाक है, किसी को इख्तिलाफ राय तो नहीं है इसमें? पक्की बात है? पक्की बात है, डन है। एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन डायरेक्ट पढ़ लेते हैं ना। कह रहे ऑफर्ड एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर ने कहा हो कंसिडरेशन का जब भी उसको मिली हो, ऐसे नहीं कि फ्री में लाके बोला भाई मेरी कंसिडरेशन, ठीक है। वैलिड कंसिडरेशन भी होती है और इनवैलिड भी होती है। वैलिड कब होगी, जब प्रोमिसर की डिज़ायर पे आए। इनवैलिड कब होगी, जब इसने वॉलंटरी कोई एक्ट कर दिया हो, ऐसे ही कर दिया हो। जैसे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, मेरी गाड़ी खड़ी है और इसने बाहर जाके साफ़ कर दिया और बोला लो पैसे दो, तो मैंने कहा था गाड़ी साफ़ करने का? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था, ठीक है। नहीं, मैंने कहा थोड़ी था, मतलब अब ये थोड़ी कि कोई बंदा, हर कोई बंदा आगे मेरी गाड़ी साफ़ करे पैसा मांगना शुरू कर दे। कोई ज़रूरत थी, कोई इमरजेंसी थी, बात समझ आ रही है? कोई अगर ऐसे ही कोई एक्ट उठा के कर दे तो उसके लिए मैं पैसे थोड़ी दूंगा। बात समझ आ रही है? चलो, गिवन बाय प्रोमिसर और अनदर पर्सन, हो सकता है मैंने कहा हसन फुरकान या तुम एक काम करो, मेरी बाइक ना उठा के ARTT से मेरे घर ले जाओ, ठीक है, तो मैं तुम्हें ना पेट्रोल के 100 रुपये दे दूँगा, ठीक है, तुम्हारे आने जाने के 100 रुपये दे दूँगा, पेट्रोल कॉस्ट जो लगती है वैसे। अच्छा, मेरी बाइक उठा के ले जाओ, बाइक में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल लो 100 रुपये का, अब ले जाओ, ठीक है, और मैं तुम्हें कॉस्ट रिम्बर्स कर दूँगा और तुम्हें 200 रुपये ऊपर से दे दूँगा। हसन फुरकान ने कहा मेरे पास टाइम नहीं, मैं हाफिज़ अमान को कहता हूँ आपका काम कर दे। हाफिज़ अमान ने मेरी बाइक उठाई, पेट्रोल डलवाया और मेरे घर लाके छोड़ दी, ठीक है। अब मैंने इसे पेट्रोल के पैसे भी दे दिए, क्योंकि टंकी खाली दी, और इसके ऊपर 200 रुपये भी इसको कमीशन दे दिया, इसकी दिहाड़ी दे दी। तो हो सकता है कि प्रोमिसी खुद वो एक्ट परफॉर्म करे या किसी से अदर कॉम्पिटेंट पर्सन से वो करवा ले, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक्ट और एब्सटेनेंस। कह रहा है कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। पास्ट कंसिडरेशन कैसे होती है? पास्ट कंसिडरेशन देखो, जैसे डन बिफोर द एग्रीमेंट, जैसे हज स्कीम है, गवर्नमेंट हज स्कीम आ रही है, हज 2026। अब आपके पास मैसेज आना शुरू हुए होंगे कि जो भी हज के अंदर इंटरेस्टेड है वो फ़ला बैंक की फ़ला ब्रांच में पहली किस्त 5 लाख रुपए की जमा करा ले, जो है ना वो लॉन्ग हज के लिए, शॉर्ट हज के लिए 5.5 लाख जमा करा ले। तो ये क्या है? पास्ट कंसिडरेशन। पहले एग्रीमेंट से पहले, अप्रूवल से पहले, फॉर्मेलिटी से पहले क्या कर दिया, एक एडवांस पेमेंट देना शुरू कर दी, ठीक है। ये क्या है? पास्ट कंसिडरेशन। पैसे मैं पहले दे रहा हूँ, बेनिफिट मैं इसका बाद मिलूंगा। प्रेजेंट कंसिडरेशन, अम्मी ने पैसे दिए, बेटा जाओ 5 किलो चक्की का आटा ले आओ ज़रा खुरम चक्की से जाके। तो मैंने क्या किया, अम्मी से 1000 रुपये लिए और 5 किलो आटा खुरम चक्की से जाके मैं ले आया, तो मैंने 400 जेब में। अच्छा, हाथ क्या उसको क्या दिए, पैसे भी दिए, और हाथ क्या उससे क्या ले लिया, चक्की का आटा भी ले लिया। ये क्या है जनाब? प्रेजेंट कंसिडरेशन, यानी कि साइमल्टेनियसली मूव कर रही है। अच्छा, फ्यूचर कंसिडरेशन, विल मूव एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर द एग्रीमेंट। हो सकता है कि मैं इसको कंसिडरेशन फ्यूचर में दे दूँ, एक चीज़ आज ले लूँ और पैसे बाद में दूँ, या डिलीवरी करवा दो, पैसे मैं आपको 10 दिन के अंदर दूँगा। ये क्या है जनाब? फ्यूचर कंसिडरेशन। बात समझ आ रही है? चलो जी,
कह रहा है मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, कंसिडरेशन किसी ना किसी वैल्यू में होनी चाहिए है। अच्छा, कह रहे हैं कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड टू बी इक्वल वैल्यू। अच्छा, एक बात यहाँ समझने की बहुत ज़रूरत है आप सबको। क्या कहता है कि कंसिडरेशन वैल्यूएबल होनी चाहिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे इस घड़ी की मार्केट वैल्यू है लेट से 35,000 रुपये, ठीक है, और मैं हसन फुरकान को ये घड़ी बेच रहा हूँ 10,000 रुपये में। अब ये कंसिडरेशन इनएडिक्वेट तो है। एब्सटेनेंस मतलब है किसी काम से रुकना। ईशा, जैसे मैंने कहा था कि तुम बैंड सब्सटेंस इस्तेमाल करना छोड़ दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, तो ये क्या है, एब्सटेनेंस है, ठीक है। अच्छा, तो बात चल रही थी कंसिडरेशन की, तो मैंने अपनी घड़ी हसन फुरकान को 35,000 रुपये की बेच दी, 35,000 रुपये की घड़ी 10,000 रुपये में बेच दी। अब ये कंसिडरेशन तो 10,000 है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी है, लेकिन ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से कॉन्ट्रैक्ट मेरा वॉइड नहीं होता, लेकिन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इस बात की निशानी हो सकती है कि हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में कंसर्न मेरा फ्री ना हो, वो उस बात की निशानदेही ज़रूर हो सकती है, लेकिन इससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़राब नहीं होता। डन, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी इक्वल वैल्यू। कह रहे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वैलिड है। अब देखो, कह रहे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, यानी कि 35,000 की घड़ी 10,000 की है, लेकिन कंसर्न फ्री है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है और कंसर्न भी फ्री नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी। बात समझ आ गई। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, कह रहे रियल होने चाहिए, ठीक है, कोई ना मतलब एंगी पेंकी नहीं होनी चाहिए। कह रहे फिजिकल इम्पॉसिबल भी नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हें लाख रुपए दूंगा तुम हवा में उड़ के दिखाओ, ये क्या है, फिजिकली इम्पॉसिबल। अनसर्टेन और इल्यूजरी, मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी जो मेरे लिए चांद तोड़ के लाएगा, वो रील देखी थी जो आ रही थी आजकल, ठीक है, तो ये क्या है, अनसर्टेन और इल्यूजरी है। बात समझ आ रही है। एक बात बताओ, तुम लोग इतने खुशके क्यों पड़ गए हो? हाँ, चाय पीते ना यार, नमाज पढ़ के पीते हैं। नींद तो मुझे भी आ रही है। डन है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू, बेटा नमाज का टाइम मैं देता हूँ, मेरा नाम जॉनसन डे सिल्वा नहीं है, मैं बताया है मैं मुसलमान हूँ, कलमा गो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मैं भी नमाज पढ़ूँगा। डन है, ओके। कह रहे कंसिडरेशन वो होनी चाहिए विच द अदर पर्सन इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। जैसे सिक्योरिटी गार्ड है मेरे मोहल्ले का ना, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, गेट पे बैठना, हर अनऑथराइज एक्सेस वाले को आके पूछना, रोकना और फिर उसको एक्सेस देना अपने काम के लिए। मैं सिक्योरिटी गार्ड वाले के पास जाऊं और कहूं कि मैं तुम्हें 150 रुपये दूंगा अगर तुमने आज रात इस चेयर पे बैठी ड्यूटी कर ली, उसका तो काम ही यही है, वो तो बैठता वहीं है, वो तो गेट खोलता है, बंद करता है, सबसे एक्सेस लेता है, देता है, बात करता है, उसकी तो ड्यूटी ही यही है। तो भाई जब उसकी ड्यूटी ही यही है तो ही इज़ ऑलरेडी बाउंड टू परफॉर्म दैट एक्शन, तो ये कोई कंसिडरेशन नहीं है। मस्ट बी लॉफुल, लॉफुल होने चाहिए। अब जैसे अगर मैं हसन फुरकान को कह रहा हूँ कि भाई मेरी घड़ी मैं तुम्हें 50,000 में बेचना चाह रहा हूँ, तो इसने जो 50,000 रुपये मुझे देने हैं वो कैश ही देने हैं, 50,000 रुपये को कोई उल्टी पुल्टी चीज़ नहीं देनी। बात समझ आ रही है, अनलॉफुल चीज़ दे दी हो जब भाई रेयर चीज़ है, 50,000 की मिल रही है तो लाख रुपये, लेकिन 50,000 रुपये की मैं आपको जो है ना दे दूँगा, ठीक है। बात समझ आ रही, तो उल्टी पुल्टी चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलो, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, या लेस के आगे भी होता है। कह रहे अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड विद सर्टेन एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है भाई? कह रहे कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं हो सकती, लेकिन वो एग्रीमेंट वैलिड होते हैं। जनरल रूल क्या है? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज, अच्छा एक्सेप्शन है 4। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कह रहे हैं अगर आपका कोई ऐसा क्लोज रिश्ता हो जिससे आपके नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, उसको आप दे सकते हो विदाउट कंसिडरेशन कोई चीज़, यानी कि वन साइड, एक तरफा। अच्छा, प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, कहता है हो सकता है कि आप किसी से ऐसा एग्रीमेंट कर लो कि पास्ट में उसने आपके लिए कुछ अच्छा किया हो, ठीक है। इस पर मैं बड़ी एक लंबी मिसाल देता हूँ कि एक दफ़ा मेरे मोहल्ले में मेरे घर के ऊपर वाले घर में आग लग गई, ठीक है, और पता ये चला कि उन आंटी के 3 बेटे थे, तीनों मेरे दोस्त थे, एज मेट्स से आगे पीछे के ना, तो आग लग गई। अब आग लगी तो आंटी बड़ा चिल्लाई ना, मेरे घर में आग लग गई, इधर आओ, कोई आओ कोई आओ। मैं ऊपर गया, मैं देखा ड्राइंग रूम में आग पकड़ी हुई थी। पता चला कि जो बच्चों का पीसी था सिस्टम, वो सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम बेड पे रख के चले गए थे चला के, तो वो स्पार्क पकड़ लिया और पूरा आग वाग लग गई। फिर बगैर बैरल में नीचे आया, मैंने पाइप कनेक्ट किया, वो सब कुछ खोला और उससे पाइप के थ्रू मैंने फायर ब्रिगेड बन गए, सस्ते वाला टीमों से फायर ब्रिगेड बन गए, मैंने आग बुझा दी, ठीक है, वो केस ख़त्म हो गया। इलेक्ट्रिकल
नहीं टैक्सी लगा नहीं नहीं, मुझे क्यों लगेगा? मैं तो पानी से प्रेशर मार रहा हूँ ना पाइप से, वायर नहीं है मुझे नहीं पता भाई। अच्छा खासा डैमेज हो गया था, लेकिन खैर मैं जब वो प्रेशर पाइप मारा ना वो टंकी वाला लगा के, तो उससे बचत हो गई अलहमदिल्ला। अच्छा बहरहाल, तो अब कहानी तो वहीं ख़त्म हो गई। अब लेट से आंटी ने मुझे कहा कि तुमने बेटा मेरी जान बचाई, मेरा घर बचाया, तुम्हें क्या चाहिए? मतलब आंटी PS5 चाहिए। आंटी बोलती ठीक है बेटा, तुमसे एग्रीमेंट करती हूँ कि तुमने जो पास्ट में मेरा घर की आग बुझाई थी तो उसके एवज मैं तुम्हें एक PS5 दूंगी। तो ये क्या है? प्रॉमिस टू कंपनसेट पास वॉलंटरी सर्विसेज। टाइम बार डेट। टाइम बार डेट क्या होता है? टाइम बार डेट ये है कि एक डेट की लिमिटेशन होती है, कितनी बोलो, कितनी होती है? चेक की नहीं, डेट की 3 साल होती है, ऐसा ही होता है। हाँ जी 3 साल होती है। अच्छा 3 साल तक क्लेम कर सकते हैं, 3 साल के बाद नहीं क्लेम कर सकते। अच्छा अब अगर एक बंदा आता है कि यार वो एक 3 साल पहले जो है ना वो मुझे आपसे कुछ पैसे लेने थे, ज़रा मुझे पैसे दे दो। मतलब भाई टाइम बार्ड हो गया डेट यार, 3 साल हो गए, चलो भागो यहाँ से, अब नहीं दूंगा। तो बोलता है यार अच्छा एक काम करो ना, पार्ट पेमेंट कर दो, चलो चलो 50% दे दो, एग्रीमेंट कर लो मुझसे। मैंने कहा ठीक है मैं एग्रीमेंट करता हूँ कि जो तुमने मुझे मेरा जो उधार था ना उसका 50% मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं टाइम बाद डेट के लिए पार्ट पेमेंट करूँ या कुछ छोटी मोटी पेमेंट करने का एग्रीमेंट कर लूँ, अब इसमें तो कंसिडरेशन वन साइड मूव कर रही है, ठीक है, सिर्फ मैं उसको पेमेंट ही कर रहा हूँ, उसके पास से मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो ये भी क्या है? एक एक्सेप्शन है। कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट इज सेम एज लाइक नेचुरल लव एंड अफेक्शन। वो कह रहा है कि अगर आपने किसी को गिफ्ट विफ्ट देना है तो आप उसको इन राइटिंग कर लो, रजिस्टर कर लो, ठीक है। अच्छा जी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन राइटिंग कर लो, रजिस्टर कर लो, रेलेवेंट लॉ के अंदर नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए एंड बिटवीन द क्लोज रिलेटिव। क्लोज रिलेटिव क्या होते हैं? मियाँ बीवी, बच्चे, अम्मा अब्बा, बहन भाई, ये क्लोज रिलेटिव हैं, ठीक है जी। महबूबा इज़ नॉट क्लोज रिलेटिव। बात समझ आ रही है? चलो, प्रॉमिस टू कंपनसेट पास वॉलंटरी सर्विसेज बता दिया। चलो, टाइम बार्ड की एक्सेप्शन कह रहे रिटन प्रॉमिस साइंड बाय डेटर या उसका एजेंट, पेमेंट ऑफ डेट अनइन्फोर्सेबल ड्यू टू टाइम लिमिट। अच्छा जी, कंप्लीटेड गिफ्ट कह रहे हैं मेड वॉलंटरी विदाउट एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया, मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया विदाउट एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, एक्सेप्टेड बाय द रिसिपिएंट एंड रजिस्टर्ड थ्रू गिफ्ट डीड। मैंने हसन फुरकान को एक अपना मोबाइल गिफ्ट कर दिया और गिफ्ट करने के साथ साथ मैंने इसको रजिस्टर भी करवा लिया। तो ये क्या है? कंप्लीट गिफ्ट। तो अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन तो है लेकिन वैलिड है, क्यों? क्योंकि ये गिफ्ट था। बात समझ आ रही है? चलो, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन में मैं बात कर चुका हूँ कि कंसिडरेशन कम होना से मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, बल्कि अगर मेरी कंसिडरेशन कम है तो ये इस बात की निशानदेही हो सकती है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में शायद कंसेंट फ्री नहीं था, ठीक है। कोर्ट डिटरमाइन करेगा फिर कंसेंट फ्री था या नहीं था। बात समझ आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? दोबारा रिपीट करूँ? अच्छा, मैंने कहा कि अगर मैंने अपनी घड़ी 35,000 की जगह 10,000 में हसन फुरकान को बेच दी तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन भी है, अमाउंट भी है, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल भी है, सब कुछ है। लेकिन सिर्फ इस चीज़ से मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड नहीं होगा। हाँ, एक अलामत ज़रूर है कि यार 35 वाली चीज़ 10 में बेची होता है, 10 का कंसेंट फ्री ना हो, ठीक है, लेकिन इससे कॉन्ट्रैक्ट मेरा वॉइड नहीं होगा। इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ कि क्या मेरा कंसेंट वैलिड था या वॉइड था। डन है? मतलब फ्री था या नहीं था। डन है? या अल्लाह, कितना रह गया भाई? 10 कैसे हो सकता है? 4 रह गए यार, अल्लाह को मानो। ओके, लास्ट टॉपिक। हाँ जी, चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है यार, ये करके ब्रेक लेंगे, ऐसे थोड़ी लेंगे। ऑनलाइन वाला ज़रा ज़रा हाजिरी लगाओ, सबको सब कुछ समझ आ रहा है? लिख के बताओ कैसा जा रहा है अब तक। फीडबैक दो, सेशन जा कैसा रहा आपका? रिवीजन हो रहा है? मस्त। पहले से आराम है? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, जोर का जा रहा है, मस्त चल रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा है, बस थोड़ा स्लो पढ़ा दें, पेपर देना रह गया है। क्या बात है, स्लो पढ़ाऊंगा तो बेटा पूरे रेगुलर बैच नहीं पढ़ा दूंगा मैं, बुला के जरा। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ गया ये? SM। चलो, सर्कमस्टांसेस वेयर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन जहाँ मेरी अनलॉफुल हो। ऑब्जेक्ट क्या मतलब है पता है ना? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। मैंने कहा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होती है? समथिंग इन रिटर्न। ऑब्जेक्ट क्या होता है? द पर्पस ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कह रहे कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं
जहाँ मेरा या तो ऑब्जेक्टिव या तो मेरी कंसिडरेशन क्या हो, अनलॉफुल हो। कह रहे हो सकता है फॉरबिडन बाय लॉ हो, वो लॉ के किसी प्रोविजन को डिफीट करता हो, फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट हो, इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी हो, इमोरल हो या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो। आए देखें फॉरबिडन बाय लॉ, कह रहे एग्रीमेंट वॉइड है अगर उसके अंदर कुछ इलीगल शामिल है। मैं यूँ कहूँ उसको कि मैं तुम्हें 4 भरी हुई जो है ना वो सिगरेट और 2 शराब की बोतल बेचने का एग्रीमेंट करता हूँ, ये क्या है, इलीगल सब्सटेंस है, बैंड सब्सटेंस है। अच्छा कोई ऐसी ना उस मिसालों से कोई ऑफेंड नहीं होना, क्योंकि पढ़ाई ये रहा हूँ तो मुझे इलीगल चीज़ों के लिए ना थोड़ी सी इलीगल सब्सटेंस तुम्हें समझाने पड़ेंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा, डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ, कह रहा है अग्रीमेंट वॉइड है अगर ये कानून के किसी प्रोविजन की खिलाफ वर्जी करे। कैसे कह रहा है भाई यार ज़रा तुम्हें मैं 50,000 रुपये दे रहा हूँ, झूठी गवाही दे देना, बोल देना कि मैंने उसको गोली नहीं मारी, वो उसके हाथ से खुद ही लग गई। बात समझ आ रही है, तो ये कानून के प्रोविजंस की खिलाफ वर्जी कर रहा है। फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट, ये क्या होता है भाई, कह रहे हैं एग्रीमेंट वॉइड है अगर ये बेस करता है फ्रॉड या डिसीट पे, झूठ या धोखाधड़ी पे। अच्छा, इसके ऊपर पूरे चैप्टर नंबर 4 में डिटेल टॉपिक आ रहा है फ्रॉड। इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, कह रहे हैं वाइड इफ इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी। अच्छा क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैंने शयान को पैसे दिए, ठीक है, शयान की टांगें तोड़वाई थी ना लास्ट टाइम, चलो इसको बोलता हूँ समीउल्लाह, मैंने समीउल्लाह को पैसे दिए कि हसन फुरकान की टांगें तोड़ो और एक टांग मेरे पास ला के दे दो, ठीक है, मैं तुम्हें एक टांग के बदले कोई चलो हाथ तोड़ दो तुम, ठीक है। अच्छा मैंने कहा कि भाई हसन फुरकान के हाथ पाँव काट दो और मुझे ला के दे दो हाथ पाँव, ठीक है, फिर मैं इससे ना भीख मंगवाऊँगा, रमज़ान आने वाले हैं, तो ये क्या है, इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, ठीक है। या मैं यूँ कहूँ कि एक काम करो, वो छोटा वाले पटाखे नहीं होते जो हम स्कूल में फाड़ते थे, ठीक है, हसन फुरकान के घर के बाहर रखो और फाड़ के आ जाओ, ठीक है, ताकि उस पटाखे से कुछ स्पार्क निकले और उसकी कुछ ना जो बाहर सामान रखे हो थोड़े बहुत डैमेज हो जाए। बात समझ आ रही है, कोई भी मुझे इसको नुकसान पहुँचाना हो, कोई भी प्लानिंग करनी हो जिससे किसी बंदे की ज़ात को या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुँचे, तो ऐसा करवाना भी क्या है, वॉइड है। अच्छा बट सर ये इलीगल चीज़ डिपेंड करती होंगी कि किस कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि थाईलैंड में तो वीड लीगल है। कह रहे डिपेंड करता है कि किस कंट्री में कानून वो हो रहा है, क्योंकि थाईलैंड में वीड लीगल है। हाँ तो बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारी चीज़ें लीगल हैं। हाँ बहुत बहुत। हसन फुरकान कौन है, उम्मे रोमन पूछ रही हैं। हसन फुरकान हमारे एक शागिर्द है यार, वो हमारा बड़ा अच्छा जो है वो शागिर्द है। रमशा बोलती है मस्त आदमी। अच्छा तो अच्छा भाई सवाल था डेल का। डेल भाई का सवाल ये था कि बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें लीगल होती हैं, तो भाई अगर कोई चीज़ पाकिस्तान में इलीगल हो वैकेस में लीगल होगी, ठीक है, हो सकता है भाई हो, मुझे क्या पता। थाईलैंड में इलीगल है, पाकिस्तान में इलीगल है, तो हम तो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, पाकिस्तान का कानून पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि पाकिस्तान में अप्लाई होता है, तो मैं पाकिस्तान के हिसाब से सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। डन है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान के लॉ पढ़ा रहे हैं, इधर सारे थाईलैंड पहुँच गए, ठीक है। चलो इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, कह रहे हैं ऐसा अग्रीमेंट करना जायज़ नहीं जो कि इमोरल हो या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक बंदे को यूँ कहूँ कि यार बाबा साईं मुझे ना रखवा दो नौकरी पे, 50,000 रुपये दूंगा। उसने बोला 50,000 का काम नहीं बनता बाबा, 5 लाख की बात कर मुझसे, ठीक है। तो मैं 5 लाख की बात करी, उससे 5 लाख रुपये मैंने दे दिला के उसको एनवेलप के अंदर दबाए और जॉब पे मैं चला गया। तो बताओ कि क्या मैंने सही किया या गलत किया? देखिए गलत किया। क्यों? क्योंकि मैंने एक जो गवर्नमेंट सीट है वो बजाय मेरिट के हासिल करने के, अपनी क्वालिफिकेशन या तजुर्बे की बेसिस पर हासिल करने के, मैंने रिश्वत से हासिल कर ली। डन है। ब्रेक बेटा लेता हूँ ना ब्रेक, मुझे ना ब्रेक नहीं किया करो, बात मेरी ना दिमाग ना मेरा टेम्पर लो तो शार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर मैं क्लास ऑफ कर दूँगा, चला जाऊँगा, ठीक है, यही होता है फिर। तो मैं पागल थोड़ी हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरा भी गला अच्छा खासा सूख चुका है, लेकिन ये चैप्टर एंड करने के लिए बैठा हूँ। चलो कह रहा है आखिरी चीज़, वेयर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज पार्टली अनलॉफुल। हो सकता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में मेरा ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन पार्टली अनलॉफुल हो। अच्छा वो कह रहा है कि अगर इलीगल पार्ट सेपरेट हो सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवा लो लीगल वाला और इलीगल रिजेक्ट कर दो। कह रहा है अगर इलीगल पार्ट सेपरेट नहीं हो सकता तो पूरा एग्रीमेंट वॉइड है, ठीक है। चलो पहले वाले की सूरत देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें एक लीगल पार्ट है
और एक इलीगल पार्ट है। अच्छा, मैंने और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है या एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट लिखते हैं इसको, इसमें लीगल सा लीगल इसको एग्रीमेंट लिख देते हैं, इसको भी एग्रीमेंट कर देता हैं। हसन फुरकान इंसान बन जाओ। एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें इलीगल भी है और लीगल भी है और ये सेपरेट नहीं हो सकते। जैसे मिसाल के तौर पे, नहीं यार हसन फुरकान आएगा, मैंने समीउल्लाह को बुलाया और मैंने समीउल्लाह को एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया। मैंने कहा समीउल्लाह मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, मेरी बात गौर से सुनो, रमज़ान आ रहा है, ठीक है, और मुझे करना है एक बिज़नेस। उसने बोला उधर भाई क्या बिज़नेस? मैंने बोला हाफिज़ अमान को, हसन फुरकान को, ठीक है, और ख़ास तौर पे हाशिर को, इनको मेरे पास ले आओ, ठीक है। अल्लाह फिर क्या करेंगे? मैंने बोला ठीक है, ये हाशिर के तो मैं जो ना वो पाँव काट दूंगा और डिस्को बेकरी पे ना व्हील के साथ दे दूंगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। रमज़ान आ रहा है, लोग इसकी शक्ल देख के भीग देंगे, ठीक है। और हसन फुरकान को ना मेकअप करूँगा, हाथ पाँव यूँ करूँगा, ठीक है, और खड़ा कर दूँगा, ठीक है। और साहिल को मैं पहनाऊँगा पैंट कोट, ठीक है, पैंट कोट पहनाऊँगा, वाइट शर्ट, वाइट कॉलर, और खड़ा कर दूँगा, भाई हेलो कैन आई हैव अ फेवर। एक्चुअली मैं मांगने वाला नहीं हूँ, बस थोड़े से क्राइसिस ऐसे चल रहे हैं। तो मैंने पूरा ना बिज़नेस मॉडल बना दिया और मैंने समीउल्लाह को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठेका दे दिया। हाँ, अच्छा, अब हाफिज़ अमान को माफ़ कर दिया। हाफिज़ अमान को ना वो बोला भाई मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ, अभी आपके लिए बहुत दुआ करूँगा अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें, ठीक है। अच्छा, इतर वाला वो कह रहे इतर वाला लीगल तो है। अच्छा, अब मैंने समीउल्लाह को ना बिज़नेस मॉडल दिया। मैंने कहा भाई मेरा एक रूम है, ठीक है, उसमें आप इन सबको लेकर आ जाओ, ठीक है, सबको अगवा करके लेकर आओ, अफीम वफ़ीम सुंघा दो और ले आओ। हम चारों को ना एक रूम में रखेंगे 2 महीने तक, और चूँकि पुलिस हमें एक्टिवली सर्च कर रही है तो हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। तुम एक काम करो, आओ और खाने का सामान लेते हुए आना, ठीक है, खाने पीने का सामान लेते हुए आना। 5 लाख रुपए तो मैं दूंगा इसके, इन चारों को अगवा करने के, और लाख रुपए दूंगा राशन लेने के लिए। तो 1 महीने हम सब यहीं रहेंगे, 1 महीने कोई बाहर नहीं जाएगा। 1 महीने का राशन तुमने लाना है, ठीक है, और राशन लाने में तुम्हें 50,000 रुपये का इनाम भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि समीउल्लाह मोस्ट वांटेड चल रहा है, पुलिस पकड़ सकती है, तो तुम रिस्क पे खेल के ना, अभी जान पे खेल के जा रहे हो। अच्छा, अब अगर तुम इन चारों को पकड़ के ले आए और राशन नहीं लेकर आए तो क्या मेरा इन चारों को रखने का कोई फ़ायदा होगा? भूखे मर जाएंगे। तो इस केस में, इस सिनेरियो में लीगल और इलीगल पार्ट सेपरेट नहीं हो सकता, यानी कि तुमने दोनों काम लाजमी करने हैं, इन चारों को पकड़ के भी लाना है और खाने पीने का सामान भी हमारे लिए लाना है, ठीक है। अच्छा, तो लाना है, लाजमी लाना है, साथ साथ लाना है, ठीक है। हाँ, लाना उसी इलीगल पार्ट के लिए। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे तुम खाना ले आए और इनको ना ला पाए तो फिर फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं। हम क्या करेंगे खाना खा के उधर 4 महीने 2 महीने? और अगर इन चारों को ले आए और खाना नहीं लाए तो ये भूखे मर जाएंगे। तो यहाँ पे लीगल पार्ट और इलीगल पार्ट सेपरेट नहीं हो सकता, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड। अच्छा, अगर लीगल पार्ट भी है और इलीगल पार्ट भी है और दोनों सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको बोला भाई इन चारों को अगवा करके ले आओ, ठीक है, और फिर इनके घर पे कॉल करते हैं अगवा बारात अवान वाली कि इतने पैसे दे दो और फिर इस स्टॉप से आके अपने बच्चे को ले जाओ। अच्छा, ये लीगल काम है। लीगल काम क्या है? यार आते हुए ना बिरयानी खाने का बड़ा मूड हो रहा है, तो एक काम कर, 2 देगा ना बिरयानी की बनवा के लिया, हमारी पूरी टीम बैठी हुई बिरयानी खाएंगे। तो एक मैंने आपसे किया कॉन्ट्रैक्ट, आपका कैटरिंग का काम भी है ना। अच्छा, मैंने आपसे किया एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट और एक किया इलीगल, तो दोनों सेपरेट हो सकते हैं। आपकी कैटरिंग की सर्विस एक अलग चीज़ है और आपका जो साइड बिजनेस है लोगों को अगवा करके लाना, ये अलग चीज़ है। तो लीगल पार्ट और इलीगल पार्ट क्या हो सकता है? सेपरेट होता है। तो जब सेपरेट हो सकता है तो इलीगल पार्ट इन्फोर्स करवा लूँ? नहीं करवा सकता। लीगल पार्ट इन्फोर्स करवा सकता हूँ। फैसल जमील का सवाल आ रहा है, सवाल पूछो। सर कंप्लीटेड डील्स में क्या दोनों कंडीशन होना ज़रूरी है? कौन सी दोनों कंडीशंस? ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि टमाटर की ट्रेड करेंगे और इन दी ओनर हैंड जो ट्रेड होगी वो टमाटर की, टमाटर स्मगल्ड होंगे। तो बेटा स्मगल तो ऑब्जेक्ट लॉफुल अनलॉफुल हो गया ना, ठीक है। कंसिडरेशन भले लॉफुल है, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो गया ना। स्मगलिंग तो यहाँ मतलब जायज़ नहीं है। वो मुझे हिसाब से सवाल किया किसी ने, स्मगलिंग जायज़ है? बोलते हैं हाँ जायज़ है। तो दीनी एतबार से स्मगलिंग जायज़ है मतलब, लेकिन मुल्क की कानून के एतबार से स्मगलिंग जो है ना वो इलीगल है।
चाहिए दीनदारी है दुनियादारी। दीनदारी दुनियादारी, तुम बयान सुन लिया वो वाला उस दिन वाले ना आए थे। तो इसमें यह है कि यार जिस मुल्क में आप रह रहे हो उसे कानून की इत्तिबा तो करनी है, जिस मुल्क में आप रह रहे हो उसे कानून की तो इत्तिबा करनी है ना। तो यानी ये दुनियादारी है। नहीं दुनियादारी भी नहीं है। जरूर। चलो यार, चैप्टर नंबर 3 का सफ़र यहाँ तक था। चैप्टर नंबर 4 में आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। अब बताओ कितने बजे मिलना है? 1:45 हो रहा है, 2:15 पे मिले, 2:15 पे मिले, 2:15। ठीक है चलो मिलते हैं 2:15 पे। किसी ने जाना नहीं है यहाँ से, ठीक है? स्टे ट्यून्ड।